तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। आज सैटरडे, शनिवार का दिन, कहानी रिकॉर्डेड होगी। कल संडे छुट्टी, सब कुछ ठीक रहा तो मंडे आपसे लाइव मुलाकात होगी। आज की कहानी मैं शुरू करूं और सुनाऊं उससे पहले एक जानकारी अहम आपको दे दूं। हमारी टीम में दीपक, आसिम और वनिता, इन लोगों ने मिलकर एक बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी, उस पर एक नई सीरीज़ शुरू की है और मुझे लगता है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। कल संडे सुबह 9 बजे इसको अपलोड किया जाएगा इसी क्राइम तक पर। इस सीरीज़ के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि दुनिया में उन जगहों के या उन कहानियों के बारे में जो रहस्य है, राज है, जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सुना लेकिन सच्चाई पूरी सामने नहीं आई, और उसकी सच्चाई है क्या। तो दो तरीके हैं, एक तो आपको बताकर और एक तस्वीरों के ज़रिए भी समझाकर। जैसे मैं कहानी सुनाता हूँ तो इसमें आमतौर पर तस्वीरें होती नहीं हैं क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है, लाइव होता है ज़्यादातर, तो उस वक्त फिर एडिट करना और बाकी चीज़ों में वक्त लग जाता है। तो उसी की भरपाई करने के लिए ऐसी कहानियाँ जिसके साथ तस्वीरें भी हों सपोर्ट में और उन चीज़ों को आप देख सकें, तो उसके लिए खोज कर बहुत मेहनत से अलग अलग चीज़ें आपके सामने लाई जाएंगी। और इसको एक नाम दिया गया है हैरत अंगेज़ सीरीज़। हैरत अंगेज़ इसलिए कि ये सब कहानियाँ सुनेंगे जो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो इसी हैरत अंगेज़ सीरीज़ सीज़न 1 के तहत कल सुबह 9 बजे संडे को आप देख पाएंगे एक यूनिट 731, दुनिया के शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टॉर्चर रूम कहें या फिर जो एक्सपेरिमेंटल रूम कहें, जहां इंसानों के ऊपर इंसान ने कैसे जुल्म ढाए, क्या क्या रिसर्च किए, वो कहानी सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कल सुबह 9 बजे हैरत अंगेज़ सीरीज़ में यूनिट 731 आसिम आपको सुनाएंगे, आसिम आपको बताएंगे। तो देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मेल भी लिखिएगा और मुझे भी बताइएगा ताकि उसमें जो कमियां हों उसको और बेहतर कर सकें, और आप लोगों के पास कुछ सुझाव है तो वो ज़रूर दीजिएगा। तो संडे सुबह 9 बजे हैरत अंगेज़ सीरीज़ की शुरुआत आप ज़रूर देखें। तो ये तो हो गई जानकारी क्राइम तक फैमिली के लिए। अब आते हैं आज की कहानी पर। मोसाद की बहुत सारी आपको कहानियाँ सुनाई, आपको ये भी बताया कि किस तरह से अपने देश के लिए, अपने देश के दुश्मनों के ख़िलाफ़ वो दुनिया के कोना कोना को छान मारते हैं। थोड़ी सी मोसाद की इसी चीज़ों की नकल करने की कोशिश की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी। आईएसआई यूरोप और अमेरिका में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनके दुश्मन हैं, उनको ख़ास तौर पर अपने ही लोग, उनको ढूंढ ढूंढ के किस तरीके से मारा, ये कहानी आज की उसी के ऊपर है, लेकिन कहानी फोकस है एक शख्स के ऊपर। पाकिस्तान के 4 अलग अलग प्रांत हैं, ये आप सभी जानते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रांत जो स्टेट है, राज्य है, वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान बनने के बाद से ही लगातार इस बात के लिए ज़ोर देता रहा है कि वो एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रहना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं। जब बंटवारा हुआ था तब भी उसमें से एक, जो अलग अलग उस वक्त रियासतें हुआ करती थी, एक ने ये कहा था कि हम अलग रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करते हुए फिर पूरे बलूचिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। बलूचिस्तान में बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे वहाँ पे कुदरती चीज़ें हैं, अच्छा खासी, मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें हैं कुदरती, और वो अपने एक, उनकी अपनी एक पहचान भी है। लेकिन पाकिस्तान वहाँ से कमाता तो है, वहाँ से सारी चीज़ें लेता तो है, लेकिन वो ख़र्च बलूच पे नहीं बल्कि बाकी अपना लाहौर, इस्लामाबाद और इन जगह के लोगों के लिए करता है। तो बलूच की शिकायत यही है कि आप हमारे यहाँ से इतने सारे पैसे कमाते हो और हमारा ही ख्याल नहीं रखते हो। और इसीलिए बलूच में अलग अलग फोरम है जो अपनी बलूच की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते चले आ रहे हैं आज तक। इसी बलूचिस्तान की इस आज़ादी को, लड़ाई को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दोनों हमेशा काम करती रहती हैं। जो ज़रा सी आवाज़ उठाता है उसे मार दिया जाता है। बलूचिस्तान में एक रूटीन सा बन गया है कि हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ लाशें मिल लेती हैं, अनजानी लाशें, कहीं पड़ी हुई हैं, कहीं सड़क पर, कहीं बाग में, कहीं किसी और जगह पर। और कई बार, ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक साथ 2 से 4 लाशें एक साथ पड़ी होती हैं। लाशों को देखने के बाद लगता है कि उनके ऊपर काफ़ी जुल्म ढाया गया, उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया और फिर उनको मारा गया। कई लाशें ऐसी हैं जिनके हाथ पैर काट दिए गए, कई के गुप्तांग काट दिए गए, कई लाशों को गला दिया गया एसिड और उसके ज़रिए। तो ऐसी लाशों का मिलने का सिलसिला आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से चला रहा है। कहते हैं कि अघोषित तौर पर अब तक हज़ारों लाशें ऐसी मिली जिनका कोई नाम लेवा नहीं है, और
आलम यह है कि आप इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार चौधरी वही हैं जिनको कुछ दिनों के लिए हटा दिया था नवाज शरीफ ने, फिर वापस आए। इफ्तिखार चौधरी ने बाकायदा एक बार बलूचिस्तान सरकार को ये ऑर्डर दिया था, तब उनके सामने सिर्फ ये आई थी बात कि 2 साल में सरकार ही आंकड़े थे पाकिस्तान के कि 350 लाशें अलग अलग जगहों पर मिली हैं और कुछ पता नहीं कि वो कौन है, उनको किसने मारा, क्यों मारा। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो वहाँ के चीफ जस्टिस ने खुद इस पर संज्ञान लिया और बलूचिस्तान सरकार और पाकिस्तान सरकार से जवाब मांगा कि ये पता करो कि ये 2 साल के अंदर 350 लाशें किन लोगों की हैं, इन्हें किसने मारा, क्यों मारा, और ये रिपोर्ट आप दें। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बाकायदा ये बात, और कमाल ये था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बैठती है। इफ्तिखार अहमद चौधरी ने एक विशेष अदालत लगाई थी इसकी सुनवाई के लिए बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में जाकर, और कोयटा में उन्होंने ये फैसला दिया था कि इन लाशों के बारे में आप बताओ कि इन लाशों की सच्चाई क्या है। और इसी बलूचिस्तान से जुड़ी हुई एक और भी कहानी है जो कभी आपको डिटेल में सुना होगा कि नवाब बुख्ती जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर और दूसरे अलगाववादी नेता रहे जिनको पाकिस्तानी सेना ने मारा, और बाद में ये था कि परवेज़ मुशर्रफ ने मरवाया, परवेज़ मुशर्रफ पे बुख्ती के कत्ल को लेकर मुकदमा चल रहा है, तो ये भी वहीं से जुड़ा हुआ है। तो खैर ये है कि किस तरीके से वहाँ लाशें मिलती हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये कहे कि इन लाशों के बारे में पता करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। ऐसी लाशें जब मिलनी शुरू हुई 2010 से काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और बलूचिस्तान में आज़ादी को लेकर आवाज़ शुरू से उठ रहे हैं, तो वहाँ ऐसी आवाज़ उठाने वाले लोगों को खामोश करने का काम पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI करती है। मीडिया को भी वो डरा धमका कर रखते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भी बाहर आए तो वहाँ की मीडिया बहुत ज़्यादा बलूच या बलूचिस्तानियों के बारे में या उनके जुल्म के बारे में नहीं लिखती है या नहीं दिखाती है। लेकिन बलूचिस्तान के कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो हिम्मत करके फिर भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ लिखना शुरू करते हैं। कई ऐसे लिखते हैं जिन्हें गायब कर दिया जाता है, कि मार दिया जाता है। ऐसी एक जर्नलिस्ट बलूचिस्तान के तेज़ तर्रार साजिद हुसैन बलूचिस्तान में पैदा हुए और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। जब वो लिखना शुरू किया और इन लाशों का सच सामने लाने लगे, बताया कि किस तरह से इन सारी लाशों में जो कॉमन चीज़ें थी 2 थी कि इन सब के सर में गोली मारी जाती, उसके बाद उससे पहले उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता, फिर लाश को ले जाके कहीं फेंक दिया जाता, और उन लाशों के बारे में कभी कोई जांच या छानबीन होती नहीं। होती भी क्यों, जब खुद जिसके हाथ में कानून है और वही कातिल भी है, तो फिर जांच कैसे करेगा। तो साजिद हुसैन ने इन सच को सामने लाने की हिम्मत दिखाई। नतीजा ये हुआ कि उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई, जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई, और वो अपने कई साथी पत्रकार का हश्र देख चुके थे जो गायब हो गए, जिन्हें मार दिया गया। लेकिन फिर भी डटे रहे साजिद हुसैन, लिखते रहे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब शायद उनकी जान न बचे और बलूचिस्तान में उन्हें ISI या पाकिस्तानी आर्मी मार डालेगी। उनके दोस्तों, घर वालों ने उन्हें मशवरा दिया कि बलूचिस्तान छोड़ दो वरना मारे जाओगे। साजिद हुसैन को भी लगा कि बेवकूफ़ी है, मुहिम चलाना है तो कहीं और से भी चला सकते हैं। ये सोचकर वो बलूचिस्तान से चुपचाप निकल लेते हैं। अपनी बीवी, अपनी बेटी और अपने बेटे, इन तीनों को छोड़कर 2012 में साजिद हुसैन बलूचिस्तान से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो पहले दुबई जाते हैं, फिर ओमान जाते हैं, फिर युगांडा जाते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं। बाद में फिर कुछ उनके जानने वाले और कुछ दोस्त थे जो स्वीडन में रह रहे थे, तो उन्हें कहा जाता है कि तुम स्वीडन आ जाओ। साजिद हुसैन स्वीडन पहुंच जाते हैं और स्वीडन में जाकर अपने एक दोस्त के साथ रहते हैं, और फिर वहाँ पे वो एक शरणार्थी के तौर पर वो मांगते हैं, और उन्हें जो है असाइलम भी मिल जाता है, वहाँ पे स्वीडन की सरकार दे देती है। वहीं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगते हैं, और उसी यूनिवर्सिटी में अपने मास्टर कोर्स की डिग्री भी, वो पढ़ाई भी खुद करने लगते हैं, और साथ में ऑनलाइन एक पेपर से जो बलूचिस्तान के जुल्म की कहानियाँ थी उसकी मुहिम को चलाने का वो सिलसिला जारी रखते हैं। बलूचिस्तान टाइम्स नाम का एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर शुरू करते हैं स्वीडन से, और अपनी आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है।
ये बात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना, इन सबको भी पता है कि साजिद हुसैन निकल गया है। साजिद हुसैन अब स्वीडन में है, वहाँ से भी वो अपनी मुहिम चला रहा है और बलूच लोगों पे होने वाले जुल्म की सारी कहानियाँ एक तरह से वो उनके पर्दाफाश कर रहा है। इससे पाक आर्मी और आईएसआई दोनों नाराज़। स्वीडन में रहते हुए वक्त हो चला था अब साजिद हुसैन को। स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम, वहाँ के पास एक अकाला नाम की जगह है जहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ रहते थे और अपनी मुहिम चला रहे थे। इसी दौरान में होता यह है कि दोस्त के साथ रहते हुए काफ़ी वक्त हो गया, उन्हें लगा कि ठीक ठाक वो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं, तो एक अलग रेंटेड हाउस लेने के लिए कि अलग से अब रहा जाए, दोस्त पे कब तक बोझ बने। तो अब तक अकाला में ये रहते थे, वहाँ से थोड़ी दूरी पर लगभग 45 मिनट या 1 घंटे की दूरी पर एक दूसरा थोड़ा सा छोटा सा इलाका है, शहर उपसाला। तो साजिद हुसैन उपसाला में एक किराए का घर देखते हैं और उसके बाद वहाँ शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। 2 मार्च की सुबह 9 साढ़े 9 बजे वो उसी जगह पे उपासला, वहाँ पे वो जाते हैं ताकि घर अपने रेंटेड हाउस की घर की चाबी ले सकें और फिर घर शिफ्ट कर सकें। 2 मार्च 2020, इसी साल, अभी मतलब सिर्फ 2 महीने पहले वो जाते हैं, ट्रेन में सवार होते हैं। 40-45 मिनट के सफ़र के बाद वो उपासला रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। आखिरी बार उनके फ़ोन पे यही बात हुई अपने दोस्तों और बाकी से, और इसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ट्रेन से उतरकर उपासला तक वो पहुंच चुके थे, उसके बाद साजिद हुसैन का कोई पता नहीं। अब शाम हो गई, शाम तक वापस लौटना था, लौटे नहीं। अकाला में उनके दोस्त को फिक्र हुई, दोस्त ने कॉल किया, फ़ोन मिल नहीं रहा है। बाकी उनके जानने वालों को कांटेक्ट किया, पता चला कि किसी भी कांटेक्ट में नहीं है। तो आखिरकार थक हार कर रात भर इंतज़ार करने के बाद 3 मार्च को इनके दोस्तों ने पुलिस में जाने का फैसला किया और पुलिस में जाकर साजिद हुसैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने अपनी शुरुआती छानबीन की और उससे लगा कि कहीं वो अपनी मर्जी से चले गए, इसलिए उतना सीरियसली भी नहीं लिया और रिपोर्ट तो लिख ली। लगा कि आ जाएंगे, इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अभी 24 घंटे से ज़्यादा हुआ नहीं है। लेकिन फिर 3 से 2 दिन और बीत गए, 5 मार्च आ गया, साजिद हुसैन का कोई सुराग नहीं मिला, पता नहीं मिला। स्वीडन में बाकायदा स्टॉकहोम में एक एजेंसी काम करती है जो मिसिंग पीपल, जो लोग गुमशुदा या गायब होते हैं, तो उसमें वो पुलिस की मदद करती है। स्वीडिश पुलिस ने मिसिंग पीपल से भी फिर कांटेक्ट किया और पता करने की कोशिश की कि क्या उनके पास ऐसी कोई जानकारी है, कोई शख्स ऐसा कोई आया हो, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला साजिद हुसैन का। 2 मार्च से लगभग अब महीना ख़त्म होने वाला, मार्च 28 मार्च आखिर आ गया और 28 मार्च को पहली बार साजिद हुसैन के उसी ऑनलाइन अखबार बलूचिस्तान टाइम्स में साजिद हुसैन की गुमशुदगी की खबर छपती है। बाकी उनके दोस्तों को पता चलता है, परिवार वालों को पहले ही पता चल चुका था, सभी परेशान थे। तलाश जारी रहती है, साजिद हुसैन का कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान में एक और वहाँ पे एक संस्था है RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम से ही है कि यहाँ पे कोई ये नहीं है कि किसी बाउंड्री खींची हुई नहीं है कि ये जर्नलिस्ट फलाने देश का नागरिकता। ये पूरे देश में ऐसे रिपोर्टर जो अपने अपने देशों में सताए हुए हैं, जिनके पीछे सरकार है, जिन्हें डराया धमकाया जा रहा है, तो एक तरह की ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे लोगों की ये मदद करती है और दुनिया भर के ऐसे पत्रकारों की मदद करती है। तो अब जब साजिद हुसैन की गुमशुदगी की खबर और साजिद हुसैन की कहानी पता चली कि किस तरह से बलूचिस्तान में धमकी मिली और वो बाहर आया, फिर भी लिखना छोड़ा नहीं, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो उनकी मदद के लिए आगे आती है, पुलिस से बात करती है, सरकार से बात करती है और कहती है कि इन्हें ढूंढा जाए। और RSF पहली बार ये पुलिस को कहती है कि उन्हें लगता नहीं है कि साजिद हुसैन गुमशुदा है, बल्कि डाउट ये है कि साजिद हुसैन को किडनैप किया गया है। इतना ही नहीं, वो आगे ये भी मेंशन करती है बाकायदा लेटर लिखकर स्वीडन पुलिस और गवर्नमेंट को कि साजिद हुसैन की किडनैपिंग के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है। इसलिए मामला बहुत ही संगीन है, आप उसको उस तरीके से जांच करें। ये सारी चीज़ें आने के बाद स्टॉकहोम पुलिस, बाकी सारी उपासला और बाकी जगहों पे जांच तेज़ हो जाती है, कोशिश की जाती है साजिद हुसैन का पता लगाने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता।
2 महीने बीत जाते हैं। 2 मार्च को साजिद हुसैन गायब हुए और 1 मई मजदूर दिवस के दिन उपासला के पास एक नदी है, उस नदी से साजिद हुसैन की लाश मिलती है। पुलिस को खबर मिली, पुलिस गई, लाश उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साजिद हुसैन के जिस्म में कहीं भी किसी चोट के या जख्म के कोई निशान या खरोज भी नहीं। तो अब सवाल यह है कि साजिद हुसैन की लाश वहाँ तक कैसे पहुँची, डूबने से मौत हुई या कुछ और वजह है। इसको लेके अब जांच शुरू हुई। जो भी RFI और बाकी जो सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, इन लोगों ने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया कि ये काम ISI का है। अब ऐसा क्यों? शुरुआती जांच में भी पुलिस ने इसको सिंपल सा केस नहीं लिया, वो माना कि इसके पीछे साजिश है और साजिश गहरी है। इसके बाद जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि ISI की यूरोप और अमेरिका में एक लंबी चौड़ी फौज है, उनके लोग हैं, और वो टिप ऑफ लेते हैं पाकिस्तान से। और ऐसे लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की नीति के ख़िलाफ़ जाते हैं या बलूचिस्तान जैसी जगहों पे जो कुछ हो रहा है, तो वो उन लोगों का काम तमाम करती है, उन्हें गायब करती है और उनको सीधे ठिकाने लगा देती है, जैसे मोसाद काम करती है। और तफ्तीश हुई तो पता चला कि पाकिस्तान में अब तक करीब 80 से 90 के बीच में जर्नलिस्ट रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके। कुछ की लाशें मिली, कुछ अजीब तरीके से मारे गए, और कुछ के बारे में आज तक कोई सुराग नहीं है। और इनमें से भी आधे जर्नलिस्ट वो हैं जो बलूचिस्तान के हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान के लिए लिखते हैं और ख़ुद बलूच हैं। तो जब ये सारी जानकारी आई तो फिर स्वीडन की पुलिस को भी डाउट हुआ, बात ऊपरी लेवल तक गई। और फिर जब खंगाला गया सारी चीज़ों को तो ये पता चला कि स्वीडन जाने के बावजूद साजिद हुसैन को लगातार धमकियां मिल रही थी कि वो ये जब अपना ऑनलाइन अखबार शुरू किया है इसको बंद करें, और जो बलूचिस्तान के बारे में तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं वो ना दिखाएं, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। और सब मानकर यही चल रहे हैं कि ISI का एक और जो शिकार बना वो साजिद हुसैन बना। हालांकि इसकी अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। 1 मई को ये लाश मिली है, आज 16 मई है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। और जिस तरीके की सारी चीज़ें हैं, लगता नहीं है कि खुलकर इसमें ISI का नाम आएगा। लेकिन साजिद के जानने वाले जो तमाम दोस्त हैं या जो मीडिया की जो बरादरी है बलूचिस्तान में, जो लोग अभी भी हैं डर कर भी काम कर रहे हैं, उन सब का यकीन है कि इसके पीछे ISI का हाथ है। ISI इस तरीके से अब काम करती है जैसे बाकी की एजेंसियां हैं कि ये पता ना चले केस टू केस कैसे कत्ल किया, कैसे मारा। और इसीलिए जब ये लाश मिली नदी से साजिद हुसैन की, तो कोई ज़ख्म का निशान नहीं, कोई चोट नहीं, कोई गोली मारने का, कोई कत्ल का, गला घोंटने का। तो उसमें ये भी है कि कुछ ऐसी चीज़ दी गई, स्लो पॉइज़न दिया गया, क्योंकि लाश गायब होने के 2 महीने के बाद मिलती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन, दवाएं हैं, स्लो पॉइज़न है, जिससे कि पोस्टमार्टम में भी मौत की असली वजह सामने नहीं आ पाती है। और खुफिया एजेंसियां इसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं। तो ये हो सकता है, बहुत मुमकिन है, लेकिन अब क्या रिपोर्ट आती है ये देखने की चीज़ है। हालांकि उम्मीद ये है कि स्वीडन शायद इस रिपोर्ट को छुपाए नहीं, क्योंकि स्वीडन की गिनती दुनिया के उन चंद देशों में होती है जहां मीडिया की सचमुच में आज़ादी है। एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो मीडिया जहाँ पे आज़ाद है उन देशों के नाम कौन कौन से हैं, तो उसमें पहला नाम आया था नॉर्वे का, कि नॉर्वे से ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी और किसी देश में नहीं है, मीडिया जिस तरीके की आज़ाद है। दूसरा नाम आया था फिनलैंड का, तीसरा नाम आया था डेनमार्क का, और चौथे नंबर पर है स्वीडन, जहाँ से साजिद हुसैन गायब हुए। तो उम्मीद यही है कि अपनी इस जो रेटिंग है, जो रैंकिंग है, उसका हक निभाते हुए स्वीडन जो है सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगी और बताएगी कि इसके पीछे क्या हाथ था। सरकार ने, वहाँ की स्वीडन की सरकार इस मामले में कई अपने एग्जाम्पल सेट कर चुकी है। एक चाइनीज़ जर्नलिस्ट को स्वीडन ने अपने यहाँ शरण दिया था, बाद में वो चाइनीज़ जर्नलिस्ट स्वीडन की उसने नागरिकता भी ले ली। फिर वो किसी काम से थाईलैंड गया, लेकिन थाईलैंड जब गया तो चीनी खुफिया एजेंसी ने उसको पकड़ लिया और उसको वापस चीन ले गए, चूँकि वो चीन की सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ लिखता था। फिर चीन में मुकदमा चला, उसे 10 साल की सज़ा सुना दी। इस पर स्वीडन ने बाकायदा
चीन से बात की और कहा कि ये हमारा नागरिक है, आप हमें इसको कानूनी मदद देने के लिए हमको एक्सेस दिया जाए वहाँ पे। चीन ने कह दिया कि नहीं, अब उसने स्वीडन की नागरिकता छोड़ दी है, वापस चीनी नागरिकता बन गया है। लेकिन फिर भी स्वीडन नहीं माना और एक स्वीडन में जर्नलिस्ट, जैसे जर्नलिस्ट जिनको उनके देश में डराया धमकाया जाता है, उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक अवार्ड दिया जाता है हर साल। तो स्वीडन ने सिर्फ चीन को ये दिखाने के लिए उस साल का ये अवार्ड उसी चीनी जर्नलिस्ट को दिया, जिससे चीन और भड़क गया। चीन ने धमकाया तक कि स्वीडन तुम हमारे आगे कुछ नहीं हो। और सही में स्वीडन छोटा देश है, चीन बहुत बड़ा है। लेकिन स्वीडन ने कहा कि इन धमकियों से हम नहीं डरते हैं, सच के साथ रहेंगे। और सच ये है कि आपने उसको गलत तरीके से जेल में डाला है, आप वो हमारा नागरिक बन चुका है, आप हमें उसके हवाले कर दीजिए। ऐसा हुआ नहीं। इसी के उलट दूसरी कहानी है। अगर जर्नलिज्म और मीडिया की आज़ादी की बात करें तो पाकिस्तान शायद सबसे नीचे में आता है, जहाँ आज़ादी नाम की इतनी चीज़ नहीं। ख़ासतौर पर अगर बलूचिस्तान को सामने रख के बात करें तो बलूचिस्तान की एक ऐसी कहानी कि एक शख्स, उसका बेटा गायब हो गया और उसके बेटे के बारे में ये था कि वो बलूच की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा था गुपचुप तरीके से। वो बात पता चल गई और उसके बाद वो गायब हो गया। उसके फादर ने बड़ी कोशिश की उसे ढूंढने की। उन्होंने एक वकील किया कि अपने बेटे का पता लगाने के लिए कोर्ट के ज़रिए कोई ऑर्डर पास हो और सरकार को और पुलिस को ये काम दिया जाए कि उनके बेटे को ढूंढा जाए। तो जैसे ही उन्होंने वकील किया और वो वकील पहली बार अदालत में पेशी में गया, उसके बाद वो लौट रहा था, उस वकील का कत्ल हो जाता है। ये मामला वहीं रुक जाता है। पर बाप बेबस था, अपने बेटे को ढूंढ रहा था। वो वकील से जब उसे लगा कि वकील तो मारा गया, तो उसने बलूच के मीडिया से जाकर संपर्क किया और कहा कि हमारे बेटे को आप ढूंढने में मदद करें, उसके बारे में लिखें। जैसे ही जिस दिन वो मीडिया के पास संपर्क करने के लिए गया, उसी रात उस कस्बे के जो मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे, उसका कत्ल हो गया। तो इसका मतलब था, कोई चाहता नहीं था कि उसके बेटे को ढूंढने में कोई मदद करे। जो भी मदद करेगा वो मारा जाएगा। और उस बच्चे को फिर ढूंढा नहीं जा सका उस वक्त। अब बाद में क्या हुआ ये मुझे उसका अपडेट नहीं है। तो ये है बलूचिस्तान के अंदर की तस्वीर है। साजिद हुसैन जैसे जर्नलिस्ट जो अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान देकर भी सच्चाई से पीछे नहीं हटते, इस दुनिया में वाकई ऐसे कम जर्नलिस्ट होते हैं। तो हम सब की यही बस वो है कि किसी तरह से जो सच्चाई है कत्ल के पीछे की, वो सच्चाई सामने आनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि आखिर गुनहगार कौन है और जो गुनहगार उन्हें सज़ा मिल सके। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI जो कि शक है, इन दोनों का नाम आता है। स्वीडन अपनी रिपोर्ट भी दे देती है। मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों को कोई सज़ा भी मिल सकती है। बलूचिस्तान की एक दूसरी सच्चाई है कि बलूच की जो राजधानी है कोयटा, कल्लात, खुजदार और मकरान, ये 4 ऐसे जगह हैं, 4 ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लाशें मिलती हैं और जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गायब होते हैं, क्योंकि इन्हीं जगहों पे बलूच की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी जा रही है। बलूच का मसला हल हो, बलूच के लोग जो चाहते हैं वैसा हो, और वहाँ की प्रेस की जो आज़ादी है वो बरकरार रहे, यही हम लोग चाहते हैं। और साजिद हुसैन के केस के बारे में जब भी कोई अपडेट आएगा, मैं एक बार फिर आपके पास वापस आऊँगा और ज़रूर वो सुनाऊँगा। तो इस कहानी में इतना ही, लेकिन आज कुछ लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। एक तो क्राइम टीम तक फैमिली की आजकल जन्मदिन लॉकडाउन में बहुत चल रहा है। सौम्यदीप दत्ता जी हैं, इनका जन्मदिन है, बर्थडे है। तो सौम्यदीप दत्ता साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। अंबादास हुगार हैं, इनकी 15 मई को जन्मदिन थी, तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। करुणाल मकवाना है और इनका जन्मदिन है, तो करुणाल हैप्पी बर्थडे टू यू। रवि मकवाना अभी इस वक्त कैमरून में, अफ्रीका में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, और इनके बेटा, ये करुणाल मकवाना इनके बेटे हैं, तो लॉकडाउन की वजह से बर्थडे में शामिल नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, रवि साहब, क्राइम तक फैमिली की तरफ से पूरी करुणाल मकवाना को हैप्पी बर्थडे। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा अगले साल धूमधाम से आप बर्थडे मनाइएगा। फिर विरल सोसा है, इनका आज जन्मदिन है, इनकी बिटिया मानसवी इन्होंने भेजा है, तो विरल सोसा साहब जन्मदिन मुबारक हो। शेख वकास हैं, 18 तारीख को इनका बर्थडे है, तो आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे, सालगिरह मुबारक। इसके अलावा रवि और सविता हैं, इनकी पहली शादी की एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। जोगेश और देविका यड़ू, कल इनकी एनिवर्सरी है, तो जोगेश जी और देविका जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। माधव सबाले हैं, इसके अलावा राहील हरदास हैं, और
इन्होंने पूछा मुझे कौन सी ऐसी कहानी है जो सबसे ज़्यादा चौंकाई है, जिसकी वजह से सो नहीं पाया हूँ। राहुल साहब, किसी दिन तसल्ली से सुनाता हूँ आपको ये। इसके अलावा कदुराशु हैं, जिन्होंने कल दंडूपालिया गैंग की जो कहानी सुनाई थी, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ज़रूर सुनाएं, तो थैंक यू। कल मैं बताना भूल गया था कदुराशु साहब। डेविड जॉर्ज हैं, ये अन्नमा वर्गीस की कहानी सुनना चाहते हैं, तो डेविड साहब जल्दी सुनाता हूँ। हरेश चंदेल हैं, इसके अलावा मंगल सिंह सुब्बा हैं, ये नेपाल में हैं। हर्षिता भटनागर हैं सैन डियागो से, और इन्होंने कहा कि जो बहुत सारे मज़दूरों की तस्वीर पूरे देश में इस वक्त हिंदुस्तान में देख रहे हैं, जो पैदल ही घर को जा रहे हैं, बहुत सारे चैनल पे रिपोर्टर उनकी बात करते हैं, उनसे बात दिखाते हैं, बट कोई रिपोर्टर खुद मदद करते हुए नहीं देखा। मैं आपसे सहमत हूँ हर्षिता भटनागर जी, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी हुई है, मैंने देखी है खुद ही, जहाँ पे रिपोर्टर ने पहले अपना काम किया और फिर उन्हें अपनी ही गाड़ी में बैठाकर कुछ जहाँ तक वो जा सकते थे उन छोड़ा भी। कई लोग पानी का बोतल और बाकी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन हाँ, जिस पैमाने पे होना चाहिए नहीं है। तो मैं अपने सारे टीम से कहूँगा कि जहाँ जहाँ ऐसे कोई मददगार मिले ज़रूर करें। आपने बड़ी अच्छी चीज़ कही है, थैंक यू वेरी मच। और आज ही बल्कि यूपी के औरैया में यही मज़दूर राजस्थान से बिहार और झारखंड जा रहे थे, 2 ट्रक आपस में भिड़ गया और 24 मज़दूरों की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हैं। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, पैदल अपने घर जाने वाले ऐसे मज़दूरों की तादाद 350 पहुँच गई है, जिनकी मौत सड़क हादसे में हुई है या कोई ट्रेन की पटरी पे सो रहे थे और ट्रेन आकर चली गई। तो ये एक अजीब दूसरी तस्वीर है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए, और इन सभी को इनके घर तक पहुँचा सके ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए। अब्दुल कादिर हैं, ये LLB की पढ़ाई कर रहे हैं, तमाम आपके लिए नेक दुआएं, आप कामयाब रहें, अच्छे वकील बने। प्रकाश चंदलेकर हैं, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और इनके एक दोस्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और इन्होंने कहा कि चूँकि अब वो क्वारंटीन में हैं, तो कहा कि तुम भी कहानी सुनो, टाइम अच्छा वक्त गुजरेगा। तो प्रकाश चंदलेकर साहब, थैंक यू वेरी मच, और अपने दोस्त का ख्याल रखिएगा और हौसला बढ़ाते रहिएगा। और बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के थे, जिनको मतलब कोरोना हो भी गया, वो ठीक भी हो गए, पता भी नहीं चला। तो इसलिए इतना डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। वरुण चौहान हैं, इन्होंने कुछ लुक के बारे में लिखा है, वो वरुण साहब तो मैं शेयर नहीं करूंगा सबसे। आशीष शर्मा हैं, इनका ये है कि वायरस होता क्या है, वायरस की कहानी सुनाइए। कुछ झलकियां मैंने सुनाई थी, लेकिन एक दिन आपको डिटेल में वायरस की पूरी जन्म कुंडली बताता हूँ। राजकुमार हैं, और इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट इनकाउंटर है देश का, लोग कहते हैं वो मुंबई में हुआ था, जबकि राजकुमार का कहना है वो गलत है। मैंने भी शायद एक बार सुना है फर्स्ट। इनका कहना है कि पहला इनकाउंटर जो इस देश आज़ाद हिंदुस्तान में हुआ था वो बेगूसराय में हुआ था और कामदेव सिंह का हुआ था। तो इसकी कहानी सुनाएं। मैं इस पर रिसर्च करता हूँ राजकुमार जी, और फिर मैं आपको इसकी कहानी ज़रूर सुनाता हूँ। तो आज इतना ही। कल संडे, आप लोग छुट्टी मनाएं, अच्छे से रहें। मंडे आपसे मुलाकात होगी, मंडे कहानी नई की कहानी होगी रात 9 बजे। हो सकता है कोशिश करूँगा लाइव हो। और फिर आखिर में कहूँगा कि कल से एक नई सीरीज सुबह 9 बजे आप हैरत अंगेज सीरीज कल आसिम लेकर आएंगे 9 बजे। ज़रूर देखिएगा, अपनी राय दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, अच्छा लगे बुरा लगे दिल से बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मंडे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।